जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ रहे हैं। भाग 5 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोगों का अंतिम लेक्चर है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग सीएजी के बारे में पढ़ेंगे या तो फिर हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का आज अंतिम लेक्चर है, इसको ध्यान से हम लोग पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 124 से 129 के बीच में देखा था, फिर दूसरे में हम लोगों ने 130 से 137 के बीच में देखा था, और आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर जो अंतिम लेक्चर है। तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने 137 को भी देखा था, लेकिन देखिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हम लोग फिर अनुच्छेद 137 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 137 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी में किसको पढ़ रहे हैं? भाग 5। ठीक, किसको पढ़ रहे हैं? भाग 5 यानी कि संघ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, संघ में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का आर्टिकल कहां से स्टार्ट होता है? 137। ठीक है, आर्टिकल 137। देखिए आर्टिकल 137 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 137 में दिया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए आर्टिकल 137 में क्या कहता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन। अब देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को दोबारा बदल दे या अपनी गलती को सुधार दे। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि सब कोर्टों का एक तरह से कहिए तो सब कोर्टों का बाप कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। तो वही गलती को सुधारना, उसी गलती को सुधारना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, तो उसी गलती को सुधारना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। तो आइए हम लोग आर्टिकल 137 न्यायिक पुनर्विलोकन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया है, आर्टिकल 137 में बोला गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ही एक जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई फैसला सुना देती है और हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जाम्पल, एक तरह से एक अभिलेख न्यायालय के द्वारा हो जाता है कि एक एग्जाम्पल के रूप में सुप्रीम हाई कोर्ट भी उसका एक कॉपी करके एक फैसला अपना सुना देता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही सोच समझ कर निर्णय देना होता है। ठीक है, तो उससे भी गलती हो जाती है, फिर उसी गलती को सुधारना क्या कहलाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या हुआ कि एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में 1960, सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में चंपकम दोहराई राजन मामला, ठीक है, चंपकम दोहराई राजन मामला 1960 में, और एक केस और आया बेरुबानी मामला भी 1960 में ही आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो केस आया, एक बेरुबानी मामला और एक चंपकम दोहराई राजन मामला 1960 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो हम लोगों के संविधान का प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो हम लोगों की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो नहीं है भैया, तो दिक्कत हो गई। देखिए प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना को एक तरह से कहिए तो एक तरह से हम लोगों का संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड है प्रस्तावना जो पढ़ लेगा उसको क्लियर हो जाएगा कि हमारे संविधान में क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। तो एक प्रस्तावना हम लोग का है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो उसको आप कैसे अलग कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट काफी विचार विमर्श के बाद फिर एक केस आया, किंतु केशवानंद भारती मामले में। ठीक, केशवानंद भारती, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को मानने से इनकार कर दिया था? तो चंपकम दोहराई राजन मामला 1960 में और एक बेरुबानी मामला 1960 में। मतलब दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अस्वीकार कर दिया। लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्यायिक पुनर्विलोकन का इस्तेमाल करके प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग माना और उसकी आत्मा कहा कि संविधान की प्रस्तावना एक संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोहराई राजन मामला 1960 तथा बेरुबानी मामला 1960 में यह प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक,
केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार करते हुए न्यायिक पुनर्विलोकन करके अपने फैसले को बदल दिया। ठीक, अपने फैसले को बदल दिया और प्रस्तावना को अंग मान लिया और कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। क्या कहा कि संसद जो है इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन ऐसा होना चाहिए, वो संशोधन संविधान को एक अच्छा करने के लिए होना चाहिए। संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन उस संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। संविधान मूल एक सिद्धांत दिया कि आप मूलभूत संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसमें यदि कोई दिक्कत आई तो हम सीधे खारिज कर देंगे। ठीक, तो वही उसमें बोला गया है, अंग नहीं माना और कहा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया और कहा कि संसद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान की मूलभूत ढांचा प्रभावित हो। देखिए, मूलभूत ढांचा का क्या मतलब होता है? देखिए, मूलभूत ढांचा का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलिए कोई प्लाट है, 10 बाई 12 का प्लाट है, उसमें आपको कोई कहा कि आप उसको परिवर्तन कीजिए, तो आप 10 बाई 12 प्लाट ही रहना चाहिए, आप कुछ भी करिए उसमें। जैसे रूम, एक तरह से एक रूम समझ लीजिए, एक रूम है, जैसे मान के चलिए कि ये एक रूम है 4 बाई 5 का, इसमें आपको कोई संशोधन करने के लिए बोला गया तो ये 4 ही रहना चाहिए, ये 5 ही रहना चाहिए। इसमें यदि आपको कुछ करना है तो आप इसमें फ्रिज रख दीजिए, कूलर रख दीजिए, टीवी रख दीजिए, बेड रख दीजिए, सोफा रख दीजिए, कुछ भी पेंटिंग कर दीजिए, लेकिन इसको मकान को ये आप 4 से 4.5 नहीं कर सकते, 5 से 5.5 नहीं कर सकते, यानी कि मूलभूत ढांचा उसमें प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो इसी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संसद में आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसका मूलभूत जो सिद्धांत होता है उसमें उसका प्रभावित ना होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि हम लोगों का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कितना है 395, लेकिन 395 नहीं है, वास्तव में वो बढ़कर 465 यानी कि 465 तक चला गया है, लेकिन पढ़ा कितना जाता है कि 395, और जो उतना बड़ा हुआ है उसको ABCD करके मतलब उसी में घुसेरा गया है। ठीक है, तो यही उसकी मूलभूत ढांचा का सिद्धांत होता है, यानी कि आर्टिकल 395 ही है, लेकिन उसमें 1 में ABCD सब जोड़कर मतलब उसके मूलभूत ढांचा को प्रभावित नहीं किया गया है। ठीक है, ये रहा। इसी कारण आज भी केवल अनुच्छेद 395 है, इसमें ABCD करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो समझिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब यही होता है कि संसद अपने फैसले को बदल दे, यानी कि संसद ने जो गलती कर दिया उस गलती को सुधार सकती है, उसको बदल सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस केस में, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग माना? तो केशवानंद भारती। और किस मामले में संविधान ने प्रस्तावना को मानने से इनकार कर दिया? तो चंपकम दोहराई राजन मामला और बेरुपानी मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया। और केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक अभिन्न माना और उसकी संविधान की आत्मा को कहा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आर्टिकल 137। ठीक, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 138। देखिए 138 कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई मतलब ये बस एक जान लीजिए, एक नॉलेज के लिए, एग्जाम में कोई आता नहीं है। तो देखिए 138 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार मतलब सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कि मूल अधिकार की रक्षा करती है, दूसरा हम लोग पढ़ाए थे जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है उसके अलावा भी थोड़ा बहुत और कुछ है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को संघ सूची के किसी भी मामले के संदर्भ में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्राप्त होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करेगी। ठीक है, संघ सूची में यदि कोई मामला ऐसा बनता है तो संसद के द्वारा विधि में जो स्थापित होगा तो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है 138। अब हम आते हैं कि 139। देखिए आर्टिकल 139 ये कहता है, आर्टिकल 139 में ये बोला गया है, देखिए जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का पहला काम क्या होता है कि वो मूल अधिकार की रक्षा करे, यानी कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में यदि कोई दिक्कत होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकता है। वो मैं 5 प्रकार आपको पढ़ा दिया हूँ, अध्यादेश, परमादेश, जो भी विभिन्न प्रकार का जो रिट है वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है।
ठीक है। कब जारी करेगा? जो आपके मूल अधिकार में कोई हनन हो रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है, तब ये कैसा काम करेगा। लेकिन मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले पर रिट निकालना हो तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग न करके आर्टिकल 139 का प्रयोग करेगा। समझ में आया? मूल अधिकार के अलावा यदि कोई रिट निकालना पड़ जाए तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत नहीं निकालेगा, आर्टिकल 139 के तहत निकालेगा। तो समझ गए? रिट निकालना हो तो आर्टिकल मूल अधिकार के अलावा यदि सुप्रीम कोर्ट को कोई रिट निकालना हो तो वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत न निकालकर आर्टिकल 139 के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का अनुच्छेद आर्टिकल 139। तो आर्टिकल 137 में समझ गए न्यायिक पुनर्विलोकन, आर्टिकल 138 में सुप्रीम कोर्ट का विस्तार और आर्टिकल 139 में मूल अधिकार के अलावा यदि रिट निकालना हो तो आर्टिकल 139 के अलावा आप निकाल सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत नहीं निकालेंगे, आर्टिकल 139 के तहत निकालेंगे। ठीक, अब आता है कि फिर देखिए जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट 32 का प्रयोग न करके अनुच्छेद 139 का प्रयोग करेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या एग्जाम्पल में दिया गया है कि सरकारी मास्टर पर परमादेश रिट जारी करना हो तो आर्टिकल 32 का प्रयोग होता है। ठीक है, आर्टिकल 32 का प्रयोग कब होता है? जब सरकारी मास्टर पर रिट निकालना, क्योंकि सरकारी मास्टर क्या है? शिक्षा से रिलेटेड है और शिक्षा को कहाँ पे रखा गया है? मूल अधिकार में रखा गया है। इसलिए सरकारी मास्टर पे यदि आदेश जारी करना हो तो मूल अधिकार के तहत रिट जारी करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और क्या है? जब भी रेलवे के किसी कर्मचारी पर यदि रिट निकालना होगा तो 139 के तहत रिट जारी कर सकता है। समझ गए क्यों? क्योंकि शिक्षा क्या है? मूल अधिकार में आता है। इसीलिए सरकारी मास्टर पे यदि निकालना होगा तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी होगा। और कोई अन्य कोई जैसे रेलवे हुआ, बैंक हुआ, इन सब में यदि करना होगा तो आर्टिकल 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। समझ में आया? 139। तो ये रहा अनुच्छेद 139। अब आते हैं अनुच्छेद 140। देखिए अनुच्छेद 140 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये अनुच्छेद 140 क्या कहता है कि संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पूरक शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान कर सकती है जो इस संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत न हो। ये भी देखिए अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन अनुच्छेद 138 के तहत इसका भी कोई मतलब नहीं है। 140 का इसका पढ़ने में मतलब, हालांकि आप ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं लेकिन एग्जाम नहीं पूछता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पूरक शक्तियां प्रदान कर सकता है। संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है जो संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत न हो। ठीक, किसी भी प्रावधान से वो असंगत न हो तब भी सुप्रीम कोर्ट कानून के द्वारा ऐसी प्रावधान कर सकता है। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 141। देखिए अनुच्छेद 141 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 141 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 141 में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय पर वाध्य होगा, वाहक होगा, लागू होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के किसी भी न्यायालय पे लागू होगा। ठीक है, यानी कि वो कोई फैसला सुना दिया तो उसको काटने वाला कोई नहीं है। वो खुद काट सकता है लेकिन उसको काटने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी अन्य कोर्ट होता है, सबका एक तरह से लीडर, सबका हेडमास्टर कौन होता है? सबका हेड कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला होता है उसको मानने का अधिकार, उसको मानने के लिए सभी लोग बाध्य रहेंगे। ठीक है, मानने के लिए बाध्य रहेंगे आर्टिकल 141 के तहत। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात नहीं मानता है तो उसे अवमानना समझकर न्यायालय उसे दंडित कर देता है। इसीलिए देखते हैं लोग, कोई भी केस में यदि कोई ऐसा होता है तो लोग गवर्नमेंट को भले से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में कोई भी गलती नहीं ठहरा सकता, चाहे वो गलत ही फैसला क्यों ना हो गया हो। गवर्नमेंट को लोग कुछ भी कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सब आदर करता है। भारत के हर नागरिक सुप्रीम कोर्ट का आदर करता है आर्टिकल 141 के तहत। ठीक है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट दंडित कर सकती है। ठीक, तो ये रहा अनुच्छेद 141 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय में वाध्य होगा, वाहक होगा। अब देखिए अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 कोई काम का नहीं है, वो अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है, उसका भी एक विस्तार के रूप में ही है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग अनुच्छेद 143 को पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 143 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मुकदमे पर, देखिए राष्ट्रपति साहब को देश में
यदि ऐसा लगे कि किसी मामले पे हमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए इस मामले पे, तो इसके बारे में क्या बोला गया इसमें 143 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति किसी मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जैसे कोई देश में ऐसा कोई मामला आ गया, ठीक है, देश में यदि कोई ऐसा मामला आ गया तो राष्ट्रपति चाह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई से हम पूछ सकते हैं कि भैया क्या हमें करना चाहिए, कुछ सलाह ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे सकता है और नहीं चाहे तो सलाह नहीं दे सकता है, वो उसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि 1993 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उस टाइम 1993 में राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। उन्होंने एक ऐसा केस आया, ऐसा केस का मतलब कि वही केस है कि बाबरी मस्जिद से और राम जन्मभूमि से ही रिलेटेड कोई मैटर था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछ सकते हैं कि भैया क्या करना चाहिए इस मामले में। तो 1993 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर सलाह मांगा। ठीक है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर सलाह मांगा, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए किंतु न्यायालय ने कोई सलाह नहीं दिया। बोला ना, न्यायालय बाध्य नहीं है, उसका मन चाहे तो आप दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता है। इसीलिए 1993 में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि से रिलेटेड राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सोचा कि हम पूछ ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम इस टाइम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी होगा तो सभी लोग दोस्त उन्हीं को देंगे कि हाँ भैया यही कहें, इसीलिए दूरी बना ली सुप्रीम कोर्ट ने, अर्थात सलाह देने से मना कर दिया। ठीक है, 1993 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर सलाह मांगा, किंतु न्यायालय ने उसे कोई सलाह नहीं दिया, अर्थात सलाह देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है कि बहुत ही साफ सुथरा काम करती है, उसे गवर्नमेंट के जाल में नहीं फंसना रहता है। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से काम करती है, उसकी नियुक्ति निकालनी होती है तो अपनी तरह से नियुक्ति निकालती है, उसमें प्रमोशन, ट्रांसफर, उसको हटाना, ये सब क्या होता है वो अपने हिसाब से करती है। हालांकि राष्ट्रपति का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उस पर हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है संसद में, लेकिन उसके अलावा यदि कोई और होता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद एक तरह से संस्था है, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट एक स्वायत्त और एक स्वतंत्र एक संस्था है, तरह जानिए। सुप्रीम कोर्ट अपना सब कार्य खुद ही करती है। ठीक है, पहला देखिए इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। ठीक है, संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। यह एक निष्पक्ष एवं स्वायत्त संस्था है। ठीक है, यह एक निष्पक्ष एवं स्वायत्त संस्था है। यह अपनी स्वायत्तता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी नियुक्तियां स्वयं करता है। ठीक है, ताकि किसी को अगर बाई चांस किसी संस्था को दे दिया उसकी नियुक्ति करने के लिए, उसकी वैकेंसी निकालने के लिए, उसकी कुछ भी करने के लिए, तो वो नियुक्तियां तो केंद्र सरकार के अधीन काम करेगी, तो फिर उसका मतलब ही क्या रहेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी करती है वो खुद करती है, सभी नियुक्तियां स्वयं करता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की पदोन्नति, निलंबन तथा स्थानांतरण स्वयं सुप्रीम कोर्ट करती है। ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के नियुक्ति, ट्रांसफर और उसका प्रमोशन सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही करती है, उससे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारियों का तथा जजों का वेतन संचित निधि से प्राप्त होता है। संचित निधि, देखिए संचित निधि क्या होता है कि आप कुछ भी हो जाए आप उनके वेतन में कटौती नहीं कर सकते हैं। संचित निधि का मतलब यही होता है कि आप कटौती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके जो भी अन्य कर्मचारी है, वो संचित निधि से उनको वेतन मिलता है। ठीक है, यानी कि उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का आर्टिकल 143 में क्या है कि राष्ट्रपति सीजीआई से सलाह मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो सलाह दे सकती है और नहीं चाहे तो सलाह नहीं दे सकती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि 1993 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में सलाह लिया था, लेकिन सलाह देने से इनकार कर दिया था। ठीक, सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है, उसका ट्रांसफर, उसका प्रमोशन स्वयं करता है। वो एक निष्पक्ष और स्वायत्त एक तरह से संस्था है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की एक अंतिम कड़ी है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का आर्टिकल 143। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आर्टिकल 137 से लेकर आर्टिकल 143। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड।
अब सुप्रीम कोर्ट ये हमारा अंतिम था। अब हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में या फिर CAG के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का, इसको अच्छे से कर। ये रहा हम लोगों का आर्टिकल 137, 138, 139, 140, 41, 43। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं और भी सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जय हिंद।